आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 राजनीति विज्ञान 2 ध्रुवीयता का अंत। पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध का दौर बहुत जोर शोर से चला। ये शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चली आने वाली युद्ध थी। ये बातों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसी शीत युद्ध में सबसे जो बड़ा परिणाम आया था शीत युद्ध का, जिसमें जर्मनी का विभाजन हुआ था। जर्मनी 2 भागों में, एक है पूर्वी जर्मनी, दूसरी है पश्चिमी जर्मनी, 2 भागों में बंट गया था। 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी जर्मनी की, जो बर्लिन की दीवार थी, और ये 28 वर्ष तक खड़ी रही। अंत में वहाँ की जनता ने ये निर्णय लिया कि अब बर्लिन की दीवार को हमको तोड़ना है, और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ करके जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। इसी बीच शीत युद्ध की समाप्ति, मुख्य जो वजह थी शीत युद्ध की समाप्त होने का, वो है 1991 में सोवियत संघ का पतन। इसके बाद राजनीति में कुछ नई हस्तियों का उदय होता है, जिसमें रूस है, बाल्टिक राज है, केंद्रीय एशियाई, ऐसे आदि कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों का उदय होता है। विश्व राजनीति में नई हस्तियाँ, तो शीत युद्ध की समाप्ति पर रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आता है, और बाल्कान राज्यों में अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना, यूनान, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, मेसिडोनिया, तुर्की आदि शामिल हैं। इसी क्रम में एशिया में भी कुछ नए देशों का उदय होता है, जिसमें उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आदि देश हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव करता है और इन देशों के साथ अपना मधुर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करता है, और इनको आर्थिक सहायता देता है, और कई मानव मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इनको प्रेरित करता है। तो ये अमेरिका की नीति में बदलाव आता है, और इसका परिणाम ये होता है कि इन देशों का अमेरिका के साथ मधुर संबंध स्थापित हो जाता है, और इसी के साथ सोवियत प्रणाली में अब पूंजीवाद का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। सोवियत प्रणाली क्या थी? तो सोवियत प्रणाली एक सोवियत गणराज्य था, जिसको 15 राज्यों ने मिलकर के एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था। रूस भी स्वयं इसमें शामिल था। इन्हें आसपास के 15 राज्यों ने मिल करके एक गणराज्य स्थापित किया था, और उसी गणराज्य के माध्यम से अपने यहाँ शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात स्वीकारी थी या कार्य किया था। इसमें सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, और इस क्रांति के पश्चात सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। साम्यवादी शासन व्यवस्था में निजी संपत्ति का उन्मूलन और देश की संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार, इन्हें निजी संपत्ति किसी के पास नहीं होगी, और सभी देश की संपत्ति पर सभी लोगों को यहाँ पर अधिकार होगा, राज्य को अधिकार होगा, देश की संपत्ति पर राज्य का अधिकार होगा, निजी संपत्ति का उन्मूलन होगा, और समानता के सिद्धांत पर राज्य जो है कार्य करेगा। सोवियत जो पार्टी थी, सोवियत संघ में धुरी पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी सामने आती है। यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी का उदय ही नहीं होता है, जो उदय होता है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। इसी बीच सोवियत संघ के प्रभुत्व में अन्य देशों के आने के क्या कारण थे? तो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ कुछ देशों को अपने अंकुश में ले आता है। उसकी वजह ये थी कि सोवियत संघ इन देशों का हर प्रकार से सहायता करता है, और इन देशों की सहायता के फलस्वरूप ये देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ जाते हैं, और यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था सोवियत संघ के तर्ज पर ही स्थापित होता है। और इसी का परिणाम ये होता है कि विश्व में 2 गुट सामने आते हैं। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि वाला पूंजीवादी गुट, और दूसरा सोवियत संघ जो साम्यवादी गुट, और इसका नेतृत्व जो है सोवियत संघ स्वयं करता है। तो ये 2 गुट जो है विश्व में स्थापित होते हैं, और इन्हीं 2 गुटों के कारण पूरा विश्व जो है शीत युद्ध की चपेट में आता है।
अब हम देखते हैं कि जो सोवियत प्रणाली अपनाई गई थी इसकी प्रमुख कौन कौन सी विशेषता हैं। तो इसमें 1917 के बाद अपनाई गई सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता ये है कि सोवियत प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला था और कम्युनिस्ट पार्टी का ही सभी संस्थाओं पर गहरा प्रभाव था। दूसरा है सोवियत संघ की आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी, यानी सोवियत संघ में जो आर्थिक विकास किया जा रहा था वो योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था और आर्थिक प्रणाली पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी। किसी के पास कोई निजी संपत्ति नहीं था और कोई बड़े बड़े उद्योगपति भी वहाँ की आर्थिक नीति को नहीं बना सकते थे, केवल राज्य को ही आर्थिक नीति बनाने का अधिकार था। फिर सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ में किसी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं थी, इनके संपत्ति एवं स्वामित्व पर राज्य का ही नियंत्रण था। फिर सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ज़्यादा उन्नत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली मतलब एक दूसरे को बातचीत करने का माध्यम, ये बहुत ज़्यादा उन्नत थी। यहाँ आवागमन के साधन भी उपलब्ध थे। गांव से लेकर शहर तक हर कोई आवागमन के साधनों से जुड़ा हुआ था और इस कारण भी आवागमन के साधनों के कारण ये सोवियत संघ अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुई थी। फिर सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल है, लोहा है, उर्वरक है, इस्पात है, मशीनरी आदि सोवियत संघ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। फिर सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, यानी सोवियत संघ का जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी घरेलू लोगों को सोवियत संघ के अंदर जो लोग थे इनको जिस भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी वो सब सोवियत संघ में ही बनती थी। फिर सरकारी बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बच्चों की देखभाल है, लोक कल्याणकारी बातें हैं, इन बातों को सोवियत संघ सस्ते रियायती दरों पर अपनी जनता को उपलब्ध करवाती थी। यानी बच्चों के लिए शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब जो भी इनकी आम ज़रूरतें थी, बुनियादी ज़रूरत थी, इसको सोवियत संघ सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती थी। और 8वां है सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि उपभोक्ता बाजार भी बहुत फैला हुआ था, हर चीज़ वहीं पर बनता था, फैक्ट्री वहीं पर स्थापित थे, तो सभी लोगों के लिए काम था, यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं था। और अंतिम है भूमि एवं अन्य उत्पादकों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। भूमि मतलब जो खेती किसानी करते हैं उस पर भी राज्य का नियंत्रण था, खेतों पर। फिर अन्य उत्पाद, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, छोटी फैक्ट्री हो, कोई भी हो, सब पर नियंत्रण राज्य का ही स्थापित था। तो ये सोवियत संघ की प्रमुख विशेषता थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरना और सोवियत प्रणाली की खामियाँ।